सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नासिर शेख साहब हैं इंग्लैंड से हमारे साथ। उनसे पूछेंगे कि ईरान और इसराइल की जंग किस तरफ जा रही है। जो मौजूदा हालात नज़र आ रहे हैं, लग ऐसे रहा है कोई खौफनाक जंग आने वाली है। शेख साहब क्या कहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम। तो मुबारक हो आपको। इस वक्त आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अभी से 2 घंटे पहले हम्म। डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑफिशियल ट्रूथ अकाउंट है उस पर उन्होंने एक मैसेज लिखा है, अनकंडीशनल सरेंडर, हम्म। विच इज वेरी वेरी डेंजरस एंड वेरी इम्पॉसिबल। बिकॉज अगर आपको याद हो, जब इराक वॉर लगी थी तो इन लोगों ने यही कहा था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहां पे मिले हैं, हालांकि वहां पर कोई नहीं था। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप जब ये अपनी कैंपेन कर रहे थे, इलेक्शन की कैंपेन, उसमें उन्होंने इस चीज को बकायदा डेमोक्रेटिक्स के खिलाफ यूज किया था और उनको कहा था कि ये लोगों ने जो इराक पे हमला किया वो गलत किया था। ये डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज हैं। हम्म। आज डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर, इसका मतलब ये है कि दे आर प्रीटी मच रेडी कि वो अब सामने आ जाए, क्योंकि 200 जहाज उड़ने इसराइल से और 200 जहाज का एक इतना बड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन होना, और उसी वक्त एट द सेम टाइम उन लोगों की बातचीत चल रही थी अमेरिका के साथ डायरेक्ट कि हम निगोशिएट कर रहे हैं। इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन अमेरिका की ग्रीन लाइट के बगैर वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट के सारे इमेजेस आते हैं, उनको एक एक सेकंड की खबर है कि दुनिया में किस जगह कहां पर क्या हो रहा है। इसीलिए अब उस ट्रंप ने अभी से 3 घंटे पहले एक और ट्वीट भी किया ट्रूथ पे कि जो स्काई है इस ईरान के स्काई, वो हमारे कंप्लीट कंट्रोल में है। इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि वो क्या हो रहा है। अगर आप मुझे ये कहें कि 200 जहाज उड़े हैं और उन्होंने 100 जगह पे स्ट्राइक किया और अमेरिका को कुछ पता नहीं था, या अमेरिका की ग्रीन लाइट के बगैर, उन्होंने कहा है कि हमने अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिया, लेकिन अमेरिका की ग्रीन लाइट के बगैर उन्होंने किया, तो दैट इज प्रीटी मच इम्पॉसिबल। सो ये डबल गेम जो इस वक्त चल रही है, दिस इज वेरी डेंजरस। आई एम श्योर कि चाइना की भी रिजर्वेशन बहुत सारी सामने आ चुकी हुई हैं। और अब ह्यूमैनिटी जो है दैट्स अंडर स्टेक, क्योंकि ट्रंप ने जब वोट लिया था, उसका वोट लेने का कॉन्सेप्ट ये था कि मैं पीस लाना चाहता हूं, मैं एक दिन में रशिया और यूक्रेन की वार खत्म करवा दूंगा। वो और अभी तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस वो कहता था मुझे पता है कि मैंने क्या कह के वॉर खत्म करवानी है। आज तक वो वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई। अच्छा सर, ये बताइए, इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। कोई ऐसा एटमी हमला होने वाला है ईरान के ऊपर आने वाले दिनों में, तेहरान को खाली कराने के लिए, जिस तरह कहा जा रहा है? और जो सफ़ीर बैठे हुए हैं इसराइल में, उन्होंने भी ट्रंप को ये मशवरा दिया है कि आप एटमी हमला करें और आपको लोग तारीख में याद रखेंगे। आप समझते हैं कि इस तरह के हालात आने वाले दिनों में? ये बहुत ही डेंजरस एस्केलेशन होगी अगर ऐसा होता है, क्योंकि जब पहले इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम मारे थे ना, मुबारक साहब, उस वक्त दुनिया की कंडीशन और थी। उस वक्त दुनिया के पास ये बम इतना नहीं था। इस वक्त इनके नेबर कंट्री पाकिस्तान के पास एटम बम है, इंडिया के पास है, चाइना के पास है इस वक्त तो, और नॉर्थ कोरिया के पास है, जो इनका वन ऑफ द मोस्ट, साउथ कोरिया, वन ऑफ द बिग एनिमी है। साउथ तो कोरिया। अब वो नॉर्थ कोरिया, साउथ, नो नॉर्थ कोरिया, आई एम अच्छा। श्योर इट्स नॉर्थ कोरिया। हाँ जी, नॉर्थ कोरिया के पास। साउथ कोरिया तो तकरीबन इन्हीं की साइड पे है, वो 100% इन्हीं का है बंदा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब वो सिचुएशन नहीं है। और मुझे जो सबसे बड़ा लगता है ना, वो ये है कि इस वक्त ट्रंप जो है ना, वो ट्रैप में है नेतन्याहू के, एग्जैक्टली जैसे बाइडन था। आप देख लें कि बाइडन की अपनी कोई पॉलिसी नहीं चल रही थी, उसकी सिर्फ और सिर्फ बाइडन, अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो अनफिट था उस प्रेसिडेंसी को चलाने के लिए। तो क्या क्वेश्चन ये आता है कि ट्रंप अब फिट है? क्या ट्रंप जो कर रहा है वो अपनी मेंटल कैपेसिटी के अंदर कर रहा है? बिकॉज अगर ये इस तरह खाली करवाते हैं, 10 मिलियन लोग हैं वहां पे तेहरान में, आप उनको कहां लेके जाएंगे? और कभी भी स्ट्रेटेजिकली जब वॉर्स होती हैं, आप कभी भी एक जगह पे अपने सारे एग्स इन द बास्केट नहीं रखते। उन लोगों की सारी जो ईरान की जो चीजें हैं वो तो बाहर स्कैटर्ड है। अच्छा सर, ये बताइए, एक बड़ा अहम सवाल है, ईरान के पास भी क्या है या इनके पास क्या है?
लड़ाई के बाद भी तो इन्होंने बातचीत के ज़रिए आराम से बैठना, तो पहले क्यों नहीं बैठते आराम से? नहीं, लड़ाई के बाद कौन आराम से बैठता है कौन नहीं, ये तो बात की बात है। क्योंकि आप देखें कि एक दफा एक रिपब्लिकन का ही एक सेनेटर ने पिछले दिनों एक बयान दिया है कि हमें चाहिए कि हम गजा पे एटॉमिक बम फेंकें। ये आज के दौर में उसने बात की। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा कि आप देखें कि हमने हिरोशिमा और नागासाकी के जब बम फेंके थे, हमने जापान के साथ निगोशिएशंस नहीं की थी, हमने हमने सिर्फ बम फेंके थे, हमने उनको डिफीट किया था। तो इसलिए अगर आज ये उसी मेंटल कैपेसिटी में जा रहे हैं कि जहां पे उन्होंने बातचीत करने का कोई दरवाजा बंद कर देने हैं और पावर से करने हैं, तो दिस इज गोना बी डेंजरस, क्योंकि चाइना साथ बैठा है। अब इसराइल को इतना स्ट्रॉन्ग करने का इनका मकसद ही है ना कि इस स्मॉल अमेरिका, छोटा अमेरिका मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है, और मिडिल ईस्ट ने उधर से उसने बैठ के चाइना को कंट्रोल करना होता है। तो ग्रेटर इसराइल का भी इनका कॉन्सेप्ट है। और आपको पता है कि नेतन्याहू के जो दो सबसे लाइज हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर तुम वॉर स्टॉप करोगे तो हम तुम्हारा कैबिनेट छोड़ देंगे और तुम्हारी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो खत्म हो जाएगी, तो उसको जारी रखने के लिए इस बंदे ने ये जंग जारी रखी है जी। आप देख रहे हैं कि कोई सुलहनामा हो जाएगा, कोई ऐसे हालात नजर आ रहे हैं? देखें, अगर तो ट्रंप, अब आपको पता है G7 की वो मीटिंग छोड़ के जहां पर सारे इनके दोस्त या तो ड्रामा भी तो करना अमेरिका, होता है ना, प्रेशर भी तो डालना होता है नासिर साहब। देखें देखें ड्रामा और प्रेशर जो है ना, वो एक फिल्मों वगैरह में अच्छा लगता है, ये रियलिटी चल रही है इस वक्त। अभी आप कोई आंखें खोलेंगे और आप ख्वाब से नहीं उठेंगे, ये एक्चुअली एक जिंदगी चल रही है जहां पर आपको ये पता लग रहा है कि मैं आज उन्होंने तेहरान पे या ईरान के इर्द गिर्द कई सौ उन्होंने धमाके किए हैं। अब उनके लिए तो ये ड्रामा नहीं है, उनके लिए तो ये रियलिटी है। अब अगर वो ये प्रेशर टैक्टिक अगर आप इसको कहते हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपन, बट ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आपको याद होगा इसने अफगानिस्तान पे भी मदर ऑफ ऑल नहीं, तो बम इसमें गिराया था। आप देखें सर, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है या ईरान है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इनमें अगर आपस में इत्तेफाक होता तो ये तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठे होते तो किसी की जरूरत नहीं थी, एक एक को ख़त्म किया गया। और अब ईरान की बारी है, ईरान के बाद पाकिस्तान की भी बारी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसराइल के वज़ीर आज़म का बयान है बाकायदा तौर पर कि पाकिस्तान और ईरान दोनों जो हैं ये हमारे लिए इस वक्त मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अब एंड में मेरा एक जी क्या कहना चाहते हैं? जी बताएं बताएं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें ये एटमी जंग की तरफ जाते हैं हालात, और खबरों में इस वक्त ये खबर चल रही है कि ईरान के ऊपर एटमी हमला किया जाएगा, तो ईरान के पास भी कुछ है आपके ख्याल में कि सिर्फ बढ़ के ही है? मैं वही बताने लगा हूं कि आज की एक रिपोर्ट है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका के एक इन्वेस्टिगेटिव कंपनी है, उन्होंने कहा है कि जो आपका ईरान है उसके पास अगले 3 से 4 साल तक की कैपेबिलिटीज नहीं थी एटॉमिक बम बनाने की, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इसराइल, जो कि हमेशा झूठ बोलता है, वो पहले दिन से उसकी बेस झूठ की है। वो कह रहा था 3 दिन के बाद इन्होंने एटॉमिक बम बनाना है। ये बेसिकली तो ये एक झूठा कंट्री है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, आपने जो पहली बात की है कि हम मुसलमान इकट्ठे नहीं होते, फिफ्थ जनरेशन वॉर का कॉन्सेप्ट ये है कि या तो जो हेड्स खड़े हों अपनी स्टेट्स के लिए, अपने लोगों के बेनिफिट्स के लिए, और वो ये कहें कि हमारी भी जिंदगी की वही कीमत है, हमारे खून की भी वही कीमत है जो एक अमेरिकन या इसराइली के खून की कीमत है, तो वो उस हेड्स को रिमूव कर देते हैं। आपकी बहुत बड़ी बड़ी मिसालें आपके आमने सामने पड़ी हैं। इसमें आपके पाकिस्तान से हैं, इमरान खान है, उसके बाद आपके यहाँ पर सीसी थे, जो इजिप्ट में थे, इराक में सद्दाम थे, लिबिया में कर्नल कदाफी थे। इन लोगों को क्यों उठाएगा? और अब जो इन्होंने शाम में ये भी तो डिक्टेटर थे ना, वहां पे अरसा दराज से बैठे हुए थे, कोई इंतखाबात नहीं थे, जो भी था वहां पे जमहूरियत भी नहीं थी। यही तो एक प्रॉब्लम थी ना, अपनी अवाम भी सर अपनी अवाम भी तो इनके खिलाफ हो गई थी ना, अभी यही मसला है। डिक्टेटरशिप नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फिफ्थ जनरेशन वॉर में यही करते हैं कि आपके पब्लिक में से आईसिस क्या था, ये इन्हीं की एक ब्रांच थी ना।
ठीक है, आपको ये समझ आना चाहिए कि ये लोग अपने मुफाद के लिए अंदर से लोगों को निकालते हैं और उन लोगों को उन्हीं का हिस्सा बना के खत्म करवाते हैं। अच्छा, अभी आप आखिर पे ये बताइए कि ईरान की जो गवर्नमेंट है उसको ये भिजवाने के चक्कर में है कि यहाँ पे मुल्लाइज्म है और वहाँ के लोग बड़े तंग हैं। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई तब्दीली आने वाली है? नहीं, देखें, बात यह है कि ये जो इतना ज्यादा इनके लीडरशिप खत्म हुई है एकदम, तो अंदर से तो जासूसी बहुत ज्यादा हुई है, तो इसका मतलब है अंदर लोग मेरा तो खैर पूरा सिस्टम ही जो इंडियन वहाँ इतनी बड़ी तादाद में पकड़े हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पूरा सिस्टम ही जो वो इसराइल और अमेरिका के हाथ में इनका आ चुका है, ईरान का। जी, वो कंप्रोमाइज्ड है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ईरान में भी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज्ड पीपल हैं जो कि अपने मफाद की खातर अपने मफाद को पहले रखते हैं, मुल्क के मफाद को बाद में रखते हैं। तो इसलिए इतना बड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन और इतना सक्सेसफुल हुआ है, वरना कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक मुल्क के 50-100 बंदों को एकदम सारों को एक ही जगह एक ही टाइम पे एलिमिनेट कर दें। दिस इज वेरी वेरी बहुत शुक्रिया, इम्पॉसिबल। बहुत शुक्रिया। और अगर आपको याद हो, अगर आपको पता हो कि अभी से 2 घंटे पहले ट्रंप ने एक ट्वीट किया ट्रुथ के ऊपर कि उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि ये खamenei किलर हैं, पर मैं अभी फिलहाल उनको कुछ नहीं कहूंगा। मैं चाहूं तो उनको भी एलिमिनेट कर सकता हूं, पर मैं अभी नहीं कर रहा। तो ये उनकी अभी की ट्वीट है। उसके बाद उन्होंने लिखा अनकंडीशनल सीज फायर। सो जिसको कहना चाहिए ऑब्वियसली उनका एक टैक्टिक है कि आप उसको इतना स्ट्रेन कर दो कि अब आप वो कहें कि ठीक है हम सरेंडर करते हैं। सरेंडर का मतलब ये है कि उनको कंप्लीट डिफीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो कि मेरा ख्याल है ईरान नहीं करेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जो अगर वो नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों को अपने मकासद हासिल करने के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड करने पड़ेंगे, क्योंकि सारा कुछ एरियल से नहीं हो सकता अनलेस कि ये उसको न्यूक करें। तो अगर वो न्यूक कर देंगे फिर तो वर्ल्ड वॉर है, फिर तो क्योंकि उसके जरात दूसरे कंट्रीज में भी जाने हैं, उसका रिजल्ट पाकिस्तान में भी जाएगा, अल्लाह माफ करे, उसका दूसरे कंट्रीज में भी आएगा। पाकिस्तान भी अल्लाह माफ करे, दूसरे भी लोग हैं, सब इंसान है। बहुत शुक्रिया सर आपका। हाँ जी जी ना जी, जंग आप देख लें, यूक्रेन की जंग कितना नुकसान हुआ, और आज भी बड़ी बड़ी ताकतें जंग की तरफ जा रही हैं। ये जो एटमी जंग के बारे में आप सुन रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर ये हो गई तो फिर क्या हालात होंगे। लोगों के ज़हन में है कि ये सिर्फ ईरान तक महदूद रहेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि इधर रशिया बैठा हुआ है और यूरोप जो है उससे महफूज नहीं है, वो भी आए दिन धमकियाँ देता रहता है। रूस और चाइना है, चाइना ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। और फिर आपको ये भी पता चल चुका है इससे पहले प्रोग्राम में कि चाइना ने कहा कि इसराइल से तमाम चाइनीज़ जो हैं वो फौरी तौर पर निकल जाएं, जो भी रास्ता मिले उसी पे वो बाहर निकल जाए। और पता चल चुका है कि आने वाले दिनों में कुछ इतना बड़ा होने वाला है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 1 सेकंड लगना, अब अमेरिका इसमें कौन सा कारनामा अंजाम देने वाला है, इशारतन तो सबको पता चल चुका है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि इन ममालिक को बैठकर अमन के साथ बातचीत करनी चाहिए और बड़े हौसले के साथ, सब्र के साथ एक दूसरे से मुज़ाकरात करने चाहिए, टेबल पे आना चाहिए, जंग को रोकना चाहिए। इंसान कहीं पे भी हो, किसी जगह पे भी हो, हर इंसान कीमती है। जो फ़लस्तीन में हुआ वो भी लोग कीमती थे, जो दूसरे ममालिक में हो रहा है वहाँ भी ज़ाहिर है उनको भी अब पता चला कि इंसान की कीमत क्या होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।